So this is the doubt class for chemical bonding. आपके doubts? Can you explain the ionic bond conducts electricity in aqueous and molten state? कितना आसान सा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आप समझते नहीं हो। लेटिस में आयंस एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये आयंस अगर लेटिस में बंधे हुए हैं, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड है। दीज आयंस आर बाइंड टुगेदर। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, बट ये आयन मूव नहीं कर सकते बिकॉज ये बंधे हुए हैं प्रॉपर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। आपने इस लेटिस को ब्रेक कर दिया, आयन मूव करने को फ्री हो गए। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये कैटायन जाने लग जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये एनायन जाने लग जाएंगे, बिकॉज अब ये फ्री हो गए। जब आपने इस लेटिस को मेल्ट कर दिया या उसका किसी पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बना दिया, द आयंस आर फ्री टू मूव। तो इतना आसान सी चीज क्यों नहीं समझ में आती है? इस कारण ये इलेक्ट्रिसिटी एक्वस या मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे। पिछली क्लास का वीडियो अपलोड हो गया है, तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं जिनकी क्लास छूट गई थी या जिनको फिर से देखना है। स्टोइचोमेट्री ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट अवेलेबल, वो मैं अभी उनको सॉल्व, उसके बाद अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द बॉर्न-हेबर साइकिल वंस अगेन। बॉर्न-हेबर साइकिल किसी आयनिक कंपाउंड के बनने में होने वाला टोटल एनर्जी चेंज होता है। सपोज सोडियम सॉलिड है आपके पास, इसको आपने डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन देकर मेल्ट किया, सोडियम लिक्विड मिला आपको। इसको डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन देकर आपने गैसियस फॉर्म में ले आए। तो 1 मोल सोडियम गैसियस एटम आपके पास में है, आपने इसको आयोनाइजेशन एनर्जी देकर सोडियम गैसियस आयन ले आए। अब आपके पास 1 मोल सोडियम गैसियस आयंस है। नाउ आपके पास क्लोरीन था आधा मोल। 1 मोल क्लोरीन को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगती है, मगर आपको आधा मोल क्लोरीन तोड़ना है, तो इसकी आधी एनर्जी दे देंगे, जिससे 1 मोल क्लोरीन गैसियस एटम मिल जाएंगे आपको। यू आर हैविंग 1 मोल क्लोरीन गैसियस एटम। आधा मोल क्लोरीन Cl2 था, क्योंकि ये यदि इसको 1 मोल को तोड़ते तो 2 Cl मिलते, तो आधे क्लोरीन को तोड़ेंगे तो 1 Cl मिलेगा। अब इस गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया। इलेक्ट्रॉन जब दे देते हैं तो ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये एनर्जी रिलीज हुई है। अब आपके पास 1 मोल सोडियम गैसियस एटम है और 1 मोल क्लोराइड गैसियस आयन है। आपने इनको कंबाइन किया और कंबाइन करके 1 मोल सॉलिड NaCl लैटिस बना दिया। गैसियस आयंस जब आके कंबाइन होके सॉलिड लैटिस बनाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इसमें एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of empirical formula of the ionic compound is formed from its constituent gaseous ions। तो 1 मोल NaCl बन गया है। यदि Na और Cl2 आपस में डायरेक्ट कंबाइन होते, ये डायरेक्ट कंबाइन हुए, इस रिएक्शन की एंथैल्पी या इस रिएक्शन की एनर्जी फॉर्मेशन
एनर्जी ऑफ NaCl कहलाती, अगर ये रिएक्शन डायरेक्ट होती तो बॉर नेबर साइकिल क्या कहती है कि ये जो टोटल एनर्जी है ये इन सारी एनर्जीज के सम के बराबर होगी, जितनी भी एनर्जी इन्वॉल्व थी यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू बॉर नेबर साइकिल वी कैन राइट द फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ NaCl विल बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फ्यूजन ऑफ सोडियम प्लस एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सोडियम प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन बाय 2 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन प्लस लेटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब एनर्जी निकली है तो माइनस साइन लेंगे। अब अगर डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव आया, मतलब द फॉर्मेशन ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड फेवरेबल है, वो आयनिक कंपाउंड का बनना फेवरेबल है, और अगर ये पॉजिटिव आया होता तो उसका बनना नॉन फेवरेबल होता। ये बॉर नेबर साइकिल है। सर हमने कल H2O को H और OH में करके, मतलब जब हम लैटिस को ब्रेक कर रहे थे, तो सर वहाँ पे वाटर का लैटिस क्यों नहीं बनता जब उसमें H और OH आए हैं? वो इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, वहां पर प्योर H और OH आयन नहीं है। वाटर में H और OH रहते हैं लेकिन उनपे पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होता है। ऐसा कैसे होता है वो इसी चैप्टर आगे पढ़ेंगे। सर और कल जो हमने ग्राफ बनाया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, तो सर उसमें जब दो न्यूट्रल एटम पास में आ रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम क्यों हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब है अट्रैक्शन हो रहा है, उसी को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। वो कम क्यों होती है? क्योंकि उसके कारण इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का पेयर होना एक दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देता है, इसी को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। सर मतलब वहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो पास में आ रहे हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्यों कम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। नेचर में ऐसे सेल्स भी होते हैं जो चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं। आपको लगता है कि केवल चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी आती है, बिना चार्ज के भी पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो सकती है ना। वहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कम हो रही है। आप ऐसे भी मान सकते हो, दो एटम पास आ रहे हैं तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। और सर उनके जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन है उसको कंसिडर नहीं करेंगे? ये कंसीडर कर लो कि जितना अट्रैक्शन हो रहा है उसके कंपैरिजन में जो रिपल्शन हो रहा है वो कम है। सर और कॉसिल लुइस थ्योरी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हम्म हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में उतने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है जितने कि किसी पास की नोबल गैस में है। तो लिथियम अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है क्योंकि हीलियम के पास 2 होते हैं। हाइड्रोजन अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है ताकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस तरह से हाइड्रोजन या तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर H नेगेटिव बनाएगा या शेयर करके 2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। तो इस तरह से हर एलिमेंट अपने पास में उतने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है जितने पास की किसी नोबल गैस में है। हीलियम को छोड़ के बाकी सब नोबल गैस के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुछ एलिमेंट अपने आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी लोग अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। दिस इज ऑक्टेट रूल और लुईस थ्योरी। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p4। मतलब ऑक्सीजन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं,
आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं। अब हाइड्रोजन का एक एटम आया और हाइड्रोजन का एक एटम आया, इसने इसके साथ में बॉन्डिंग कर ली और इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था, ये ऑक्सीजन का खुद का था, दिस इज लोन पेयर, दिस इज आल्सो लोन पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, सपोज इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन x से बताते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन का है, और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड बनने के कारण बना है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। The pair of electron which is formed due to formation of bond is called bond pair. The pair of electron which belongs to the only central atom is called lone pair. नेक्स्ट, माइनस ई और माइनस आई का क्या मतलब होता है? माइनस साइन इंडिकेट एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो एनर्जी रिलीज कर सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उसमें जाके लगता है और न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रिलीज हुई है, सपोज 10 किलोजूल एनर्जी रिलीज हुई, तो वी विल राइट -10 किलोजूल। दिस माइनस साइन विल इंडिकेट कि एनर्जी रिलीज हुई है। ऐसी माइनस लेटिस एनर्जी, जब एक मोल इंपिरिकल फार्मूला अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस से बनता है, जब एक मोल सॉलिड लेटिस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस से बनता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। फिर आपने आगे पूछा कि बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी क्या रिलीज होती है? बॉन्ड ब्रेक होने में एनर्जी रिलीज कहाँ होती है? बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आके जुड़ रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। यदि आप इसको बॉन्ड को तोड़ना चाहोगे तो एनर्जी देनी पड़ जाएगी आपको। या इसको आप ऐसा समझो, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, यहाँ 0 है। 0 जब है तब एटम एक दूसरे से बहुत दूर है, नेगेटिव जब है तब एटम जुड़े हुए हैं। अब अगर सपोज तुम्हारे पास में दो इनफाइनाइट दूरी पे पड़े हुए दो एटम थे, ये आके बॉन्ड बना लेते, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। सिस्टम की एनर्जी 0 से नेगेटिव हो जाती है, तो ये बची एनर्जी जाएगी कहाँ? अगर आपके सिस्टम के पास में 0 पोटेंशियल एनर्जी थी और अब -10 हो गई, तो जो 10 किलोजूल एनर्जी थी वो रिलीज हो गई। तो बॉन्ड जब बनता है तब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, एंड दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग। तो बॉन्ड बनता है, लेकिन एक बॉन्ड बना हुआ है और तुम इसको यहां ले जाना चाहते हो, मतलब इसको तोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें इतनी एनर्जी दे देनी पड़ेगी और तुम 0 कर दोगे। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी -10 से 0 कर दोगे देकर, तो बॉन्ड टूट जाएगा। इस वीक टेस्ट में केमिकल बॉन्डिंग आएगा क्या? ये जो टेस्ट होगा अभी उसमें स्टाइशियोमेट्री आएगा, उसके अगले वाले में केमिकल बॉन्डिंग ले लेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? किसी एटम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। एक एटम ए है, वो बी से जुड़ा है और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है। द टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
is called its electronegativity, but the tendency to give electrons is called electropositivity. किसी एटम की इलेक्ट्रॉन दे देने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाती है और किसी की ले लेने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाती है। सोडियम और क्लोरीन, क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रखता है, सोडियम हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रखता है। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसकी लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो जब ये पास आते हैं तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेता है, ये लूज करके कैटायन बन जाता है, ये उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बन जाता है। फिर से वही पूछ रहे हो, जो बॉन्ड बनता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है और गेन, टूटता है तो गेन होती है। इतना सा कॉमन सेंस ही समझ लो, अगर तुम्हें किसी चीज को तोड़ना हो तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी तो टूटेगी, तो इसका उल्टा, जब वो जुड़ी होगी तो एनर्जी निकाली होगी उसने, क्योंकि वही तुम दे रहे हो। इतना सा बस समझ लो। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मल चार्ज बाद में पढ़ा बताऊंगा ये आगे के लेक्चर में। नम्रता जैन फिर पूछ रहे हो बॉर्न नेबर साइकिल, लेक्चर रिपीट करके देख लेना, अभी अपलोड करूंगा जब। एक्सटेंशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगली क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एक्सटेंशन को ही हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस समय पिछली क्लास में टाइम कम था तो सिर्फ आपको बता दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक्सटेंशन। अगली क्लास में वहीं से पूरा स्टार्ट होगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड लेंथ, अगर दो एटम्स के बीच में, दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं तो इनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों न्यूक्लियस बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलाती है। बॉन्ड लेंथ जनरली बॉन्ड की स्ट्रेंथ के इनवर्स रहती है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम रहेगी, अगर बॉन्ड लेंथ स्मॉलर है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। सिंपल सी बात है, अगर दो एटम ज्यादा टाइटली जुड़े हैं तो ज्यादा पास आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, यदि वो लूजली जुड़े होते तो दूर रहते, बॉन्ड लेंथ बड़ी होती। तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी देती है। एक स्मॉलर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा एक लार्जर बॉन्ड से। क्लोरीन कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच के बॉन्ड से। कार्बन एटम छोटा होता है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, सिलिकॉन एटम बड़ा होता है तो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है और ये बॉन्ड वीक रहता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ग्राफ एक बार और एक्सप्लेन कर दें। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है, जब दो एटम पास आते हैं, आप ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे ले रहे हो, तो अगर आप एक्स एक्सिस पे इधर जा रहे हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जीरो होने की तरफ, मतलब एटम पास आ रहे हैं। दो एटम पास आ रहे हैं, इस बात को कहने का दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि उनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रही है। तो अगर हम इस ग्राफ पे इधर जाते हैं तो ऐसे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं
उनकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इस प्रकार से घटती है। मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटने से एटम्स के पास आने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, मतलब द सिस्टम गेन्स स्टेबिलिटी। और इस पॉइंट पर वो मैक्सिमम स्टेबल सिस्टम रहता है। तो इस पॉइंट पर वो बॉन्डेड रहते हैं दोनों एटम, पहले दूर थे। तो यहां से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वो पॉस्टुलेट आता है, when two atoms comes closer and their outermost shell overlaps with each other, then a covalent bond is formed। क्योंकि यहाँ दोनों एटम जुड़े हुए हैं। इस समय पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इनके बीच में रहेगी ये बॉन्ड लेंथ है, और यहाँ पर जितनी एनर्जी कम हुई है ये बॉन्ड एनर्जी है। मतलब ये वो एनर्जी है जो रिलीज हुई है जब ये बॉन्ड बना था, और ये वो लेंथ है दोनों के न्यूक्लियस के बीच की, तो ये बॉन्ड लेंथ है। मगर ऐसा ग्राफ केवल उन एटम्स के पास आता है जब उन एटम्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं विद अपोजिट स्पिन। ऐसे एटम्स जिनके पास में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो जब पास आते हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ये रहता है। मतलब उनमें एनर्जी बढ़ती जाती है, वो सिस्टम स्टेबल नहीं रहता है, तो दोस टू एटम्स विल नॉट बॉन्डेड। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? किसी एटम में से, उसकी आउटर शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेने के लिए जो एनर्जी लगती है वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to pull one electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom or ion. The amount of energy required to pull an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom or ion is called its ionization energy. एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये कहलाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मगर अब एल्यूमिनियम 1+ आयन बन गया है, इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगी ये कहलाएगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर निकाल लिया, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। चौथा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये कहलाएगी फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी। तो सक्सेसिवली एक एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते जाओगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नाउ इनमें रिलेशन क्या रहता है? आयोनाइजेशन एनर्जी की सक्सेसिव वैल्यू हमेशा बढ़ती हुई जाएगी, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन आप न्यूट्रल एटम में से निकाल रहे थे, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन आप एक कैटायन में से निकाल रहे हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा। तो पक्के से ये एनर्जी इससे ज्यादा रहेगी, और ये इससे रहेगी, क्योंकि अब तो एक डाई पॉजिटिव आयन में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। अच्छा, ये वाली जो रहेगी ये तो बहुत ही ज्यादा रहेगी। सो दैट हम ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी 4 विल बी मच मच ग्रेटर देन ऐसा क्यों हुआ? दरअसल एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होता है। आपने एल्यूमिनियम के पास से
पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ये वाला निकल गया, अब ये बन गया। दूसरा निकाला, ये बन गया। तीसरा निकाला, ये बन गया। मगर अब एल्यूमिनियम प्लस आयन जब बन गया तो उसके पास में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन के जैसा। दिस विल create a very difficult situation to pull further electron from aluminium 3 plus ion. एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कोई आयन जब एक्वायर कर लेता है तो उसकी आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है और एक एटम का न्यूक्लियस अपनी आउटर शेल से दूर होता जाता है, तो इन इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान रहेगा बजाय इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। तो इन द पीरियोडिक टेबल वी कैन से आयनेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। इट इज इजियर टू आयोनाइज larger atoms of the group as compared to the smaller atom of the group. पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड जाने पर एटम का साइज छोटा होता है, तो वी कैन से दैट आयनेशन एनर्जी बढ़ती है। द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी, किसी रिएक्शन में डेल्टा एच, इसको कहते हैं एंथैल्पी। अभी आप इसको मत समझिए एंथैल्पी क्या है, इसको आप पढ़ लो एनर्जी, किसी प्रोसेस की एनर्जी। जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब एक सॉलिड को मेल्ट करने में लगी एनर्जी, उसका नाम है एंथैल्पी। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहते हैं मगर उनकी प्रॉपर्टीज अलग रहती है। C6H12O6 is glucose, but C6H12O6 is also fructose. ग्लूकोज का फार्मूला भी यही है, फ्रक्टोज का भी यही है, मगर इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। मतलब ये दो अलग कंपाउंड है मगर सेम फार्मूला एक्वायर कर रहे हैं। हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, दे बिहेव डिफरेंटली, इनकी प्रॉपर्टी अलग रहती है दोनों की, मगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। Next, if noble gases do not react, then how was their presence confirmed and how were their properties determined? नोबल गैस रिएक्ट नहीं करती हैं मगर उनका प्रेजेंस पता करने के लिए उनका स्पेक्ट्रम या बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो केमिकली रिएक्ट करें तो ही पता लगेंगी। नम्रता जैन, आपने कहा कि एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ वीबीटी, लेक्चर रिपीट देख लेना। मानस, आयनिक बॉन्ड की थ्योरी एक बार फिर से बता दीजिए, पिछली क्लास का लेक्चर पूरा रिपीट कर लो। अब थ्योरी क्या है, बड़ी सिंपल सी तो थ्योरी है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सोडियम का कैटायन बन गया। क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्लोराइड आयन बन गया। अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में अट्रैक्शन होता है, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। In the formation of MgCl2, why we are taking ionization energy 1 and ionization energy 2 of magnesium? अगर आपको बॉर्न-हेबर साइकिल MgCl2 के लिए बनानी है तो आपको मैग्नीशियम पे दो पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो मैग्नीशियम को फ्यूजन एंथैल्पी देकर लिक्विफाई किया, फिर इसको वेपोराइजेशन एनर्जी देकर गैसियस फॉर्म में लाए।
फिर इसको आयनाइजेशन एनर्जी 1 दी, तो ये Mg1+ आयन में आएगा, मगर तुम्हें तो Mg2+ आयन चाहिए, तो उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो निकालना पड़ेगा, तब जाकर ये Mg2+ आयन आएगा। इसलिए आपने नेक्स्ट किसी ने क्वेश्चन पूछा, ये पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली बात समझ नहीं आती। पेयर का मतलब होता है दो, अनपेयर का मतलब होता है एक। इलेक्ट्रॉन एक है कहीं पर तो वो अनपेयर है, दो इलेक्ट्रॉन है कहीं पर तो वो पेयर है। इतनी सी बात समझ में आती है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, 8 था, ये 8 समा गया। अगर आपको पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाली बात समझ में नहीं आ रही है, देन रिपीट द एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें लिखना मैंने सिखाया था। आपको ये पेयर अनपेयर वाली बात समझ नहीं आ रही, तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला लेक्चर रिपीट करो। ऑक्सीजन के पास में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 हैं तो कैसे रहेंगे, पेयर। 2s में 2 हैं तो पेयर। हुंड्स रूल कहता है 3 ऑर्बिटल है, 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले सबको एक एक दो, फिर भी एक बच गया, पेयर कर दो। तो ये दोनों कैसे हैं, अनपेयर। ये क्या है, पेयर। ये क्या है, पेयर। ये क्या है, पेयर। आयुष ने मैं बार बार पूछ रहे हो एंथैल्पी क्या होता है, अभी बता तो दिया मैंने। बार बार आप लोग एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हो, किसी ने पूछ लिया है उसको आप समझ लो, तो फिर वापस क्यों पूछते हो उसी को। फिर किसी ने पूछा है आयुष ने माँ, आईई का मतलब बता दीजिए, आयनेशन एनर्जी का, लेटिस एनर्जी का। हजारों बार बता चुका हूँ, लेटिस बनता है जो एनर्जी निकलती है। फिर मेगा चौधरी पूछ रहे हैं व्हाट इज लोन पेयर, अभी बता चुका हूँ। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड के कारण बनता उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, जो उसी एटम का रहता उसको लोन पेयर कहते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, जनरली हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी लेते हैं, but density of a substance upon density of water, this is called relative density or called specific gravity। किसी सब्सटेंस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हालांकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअल में डेंसिटी ही रहेगी। व्हाट इज कोवेलेंसी, एक एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स formed by an atom is called its कोवेलेंसी। एक एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी कोवेलेंसी कहलाती है। कैन टू एटम्स ओवरलैप ईच अदर कंप्लीटली, नहीं हो पाएगा। जब एटम पास आते हैं तो इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर रुक जाते हैं, इसके और पास आएंगे पोटेंशियल एनर्जी तेजी से बढ़ेगी, बिकॉज उनके न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन आ जाएगा, तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वो और पास नहीं आएंगे। हर्षित, बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रांग कब हो सकती है, जब मींस एटम मैक्सिमम कितने पास आ सकते हैं, ये हर एटम के लिए अलग अलग रहता है, जब उनका न्यूक्लियस रिपल्शन स्टार्ट ना हो जाए। रजतवीर, आपने कहा है कि यह समझ में नहीं आता कि स्टेबिलिटी गेन करने पर
या एक अप्रोप्रिएट बॉन्ड लेंथ होने पर पोटेंशियल एनर्जी क्यों कम रहती है? ये जो यूनिवर्स है, ये जो नेचर है, इस नेचर में कुछ फंडामेंटल बातें हैं। सिस्टम की पोटेंशियल, तुम ग्रेविटेशनल फील्ड में नीचे आते हो तो तुम्हारी अर्थ के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और वो ज्यादा स्टेबल सिस्टम रहता है। हर सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखना चाहता है। हाउ टू मेमोराइज वेरियस केमिकल रिएक्शंस। ये बात को मैं कितनी बार बता चुका हूं कि धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के ही केमिकल रिएक्शंस आपको मेमोराइज होंगी। केमिकल रिएक्शंस को मेमोराइज करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप अभी 10th पास हुए हैं, 11th में गए हैं और आपको 2 साल बाद जेई देना है। आज सारा केमिस्ट्री क्यों जानना चाहते हो? थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी की चीजें देखेंगे।